नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है लहरों के राजहंस जो हमारा नाटक है मोहन राकेश का, उसके आज करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आए हुए सारे प्रश्न भी करेंगे और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी आज करने वाले हैं। तो मित्रों तैयार हो जाइए। आपको अगर थोड़ा सा नहीं दिखता है तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ऑटोमेटिक काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, कोई परेशानी नहीं है। वैसे तो मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे, थोड़ा बड़ा भी कर देंगे ताकि आप लोगों को दिख जाए, कोई परेशानी ना हो। मेरे हिसाब से अब दिख रहा है। चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और महत्वपूर्ण प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है और इन प्रश्नों को करना भी बहुत ज़रूरी है। आए हुए प्रश्न भी हैं और जो प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्न भी हैं। पहले कंप्लीट, इससे पहले 2 वीडियो जो मैंने पढ़ाए हैं, दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद में इन प्रश्नों को कीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न मत करना, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है। साथियों, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे से भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। डायरेक्ट मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर या ऐप के ऊपर जा कर के कमेंट कर दीजिएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर लेना, और कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो लहरों के राजहंस का कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है। मेघदूत, सौंदरानंद और काल विकाग्नविमर्शयम और मृच्छकटिकम। किस पर आधारित है? सौंदरानंद। सौंदरानंद इस पर आधारित है साथियों ये, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है। मैंने सारे नाटक आप लोगों को मोहन राकेश के बताए थे, कौन कौन से नाटक इसने लिखे हैं पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा जब आप बार बार पढ़ोगे। तो यह है आषाढ़ का एक दिन बिल्कुल है, मादा कैकट्स, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस। तो यहाँ पर दूसरा मादा कैकट्स जो नाटक है वो इनका नहीं है, बाकी तीनों नाटक इनके हैं। ये आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं। इनका तीसरे नंबर का प्रश्न आता है, और तीसरे नंबर का प्रश्न क्या कहता है साथियों? और तीसरे नंबर का प्रश्न कहता है, देखो बहुत सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ, घबराओ मत। प्रश्न तो इतने कर लेंगे हम लोग, तो टेंशन है ही नहीं, प्रश्नों की तो कमी है ही नहीं भैया, प्रश्नों की तो टेंशन ही मत लो तुम आप। ये तीसरा प्रश्न है, और तीसरे प्रश्न में देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहता है? लहरों के राजहंस नाटक का पात्र निम्न में से नहीं है। चलिए, इसका पात्र निम्न में से नहीं है। निहारिका, मैत्रेयी और शशांक और नंद। साथियों, मैत्रेय ही नहीं था, मैत्रेय है, इसका पात्र नहीं होगा। वहाँ पर मैत्रेय है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा इसे, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो यहाँ पर कौन सा पात्र था? मैत्रेय, ये पात्र है, जबकि मैत्रेय ही पात्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 4th नंबर का प्रश्न है अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में ये वाक्य किसने किससे कहा था? बहुत तगड़ा प्रश्न है, किससे किसने कहा था? तो ये सुंदरी ने कहा था, किससे? नंद से। तो इस प्रश्न को तो आप लोग अच्छे से याद कर ही लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, और वैसे डायरेक्ट आप इसका आंसर पता भी लग जाएगा आपको, कोई समस्या ही नहीं। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती, यहीं से पता लग जाएगा। देती जो क्रिया है उससे पता लग जाएगा, देना क्रिया से पता लग जाता है साथियों। तो 100% यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाएगी कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो सुंदरी ने नंद से कहा था। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर कोई संशय मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है 5वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इनको जरूर करना। आगे, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? सुंदरी का, अलका का, नंद का, भिक्षु आनंद का। तो साथियों ये जो कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कथन किसका है? सुंदरी का है। अगर कोई किसी का आंसर मेरे से गलत हो जाता है तो निश्चित रूप से साथियों कमेंट जरूर कीजिएगा।
ऐप के जा करके आप कमेंट कर देना। सुंदरी का लहरों के राजहंस के विषय में छठा प्रश्न है, लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन के अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न को बहुत प्यारे तरीके से देखिएगा। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। इसकी कथा का आधार अश्वघोष का शोधरानंद काव्य है, बिल्कुल सही है। इसके कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो साथियों ये पहला भी सही नज़र आ रहा है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। भाई इसका जो कथा का आधार है वह अश्वघोष का शोधरानंद नाटक ये था। इसके बाद में कथा वस्तु 3 अंकों में थी, ये भी सही है। और प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यात्रा इसका केंद्र है, ये भी सही है। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है, तो ये गलत है भाई, दृश्यों में कोई विभाजित नहीं है इसमें, तो द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है 7वें नंबर का। देखो 7वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य शोधरानंद को आधार बनाकर साहित्य के किस विधा की रचना इनमें से नहीं की थी? मैंने आपको बताया था 3 से 4 उन्होंने अलग अलग इसको आधार बना करके रचना करी थी, मैंने पढ़ाया पहले वाले वीडियो में, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो रेडियो नाटक, नाटक, कहानी, उपन्यास, तो इन्होंने देखो रेडियो नाटक भी इन्होंने किया था, इसके बाद में नाटक को भी लिखा और कहानी को भी लिखा, लेकिन उपन्यास को इसका आधार ये नहीं बनाया था। अश्वघोष का जो शोधरानंद जो है साथियों, उसको काव्य को इन्होंने नहीं बनाया था आधार, ठीक है। तो किस किस का आधार बनाया था? रेडियो नाटक, नाटक और कहानी का, लेकिन उपन्यास का नहीं बनाया था। तो इसमें ऑप्शन जो है साथियों कौन सा आ जाएगा? स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कोई संशय नहीं है इसके अंदर। चले आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आता है, और 8वां प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखो 8वां प्रश्न यहाँ पर कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? लहरों के राजहंस नाटक में, अब ये तो सिंपल है ना, अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में तो बात ही करी थी। अश्वघोष का शोधरानंद को इसका आधार बनाया। 9वां प्रश्न, लहरों के राजहंस किसका प्रतीक है? तो लहरों का जो राजहंस है साथियों, वहाँ राजहंस किसका प्रतीक है? नंद का प्रतीक है। वो सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई भी परेशानी आपको होनी ही नहीं चाहिए। 10वें नंबर का प्रश्न आता है, और क्या कहता है ये प्रश्न? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़े सा अच्छे से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, तो इसमें द ऑप्शन राइट होएगा। सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर लहरों के राजहंस आएगा, फिर आधे अधूरे आएगा, फिर पैर तलों की जमीन, फिर चौथे नंबर पे आएगा। देखो आषाढ़ का एक दिन था, किस तरह से ट्रिक बनाना है? आषाढ़ का एक दिन था, उस आषाढ़ के एक दिन में लहरों पर राजहंस दौड़ रहे थे। आषाढ़ का एक दिन था, लहरों पर राजहंस दौड़ रहे थे, जो आधे अधूरे दौड़े और उनके पैरों तले जमीन क्या हो गई साथियों? हट गई। तो इस तरह से आप याद कर लेना, आषाढ़ का एक दिन था, लहरों पर राजहंस दौड़ रहे थे और आधे अधूरे दौड़े, पैर तले जमीन उनकी हट गई। तो इस तरह से आप याद रख लेना, लहरों याद हो जाएगा, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है 11वें नंबर का प्रश्न। साथियों सारे प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे कि सर ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च किया है आपने, एक एक चीज़ पढ़ा दी, या आप खुद बोलोगे यहाँ पर। मैं जीवन में हमेशा विद्यार्थियों के लिए काम किया है साथियों मैंने, और मैं सभी से कहूँगा कि जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है ना, उस कोर्स में मैंने जान लगा दूंगा साथियों। आने वाले भर्तियों के लिए वो कोर्स लॉन्च किया है। आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब मेरे से कहना, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैटर मैं उसके अंदर दे रहा हूँ, जो PDF मैं उसके अंदर देता हूँ साथियों, उसको ज़रूर कीजिएगा आप, ये मेरा वादा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 11 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये तो है इसे। विधवा इनकी कृति नहीं है साथियों, ये सारे के सारे नाटक हैं। तो देखो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन था, लहरों के राजहंस उस पर दौड़ रहे थे, जो आधे अधूरे रह गए
और जमीन, पैरों तले जमीन, ये चौथा हो जाएगा। इस तरह से आप उनको याद कर सकते हो क्रम से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये वाला इन्होंने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर, निम्न में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक को गौतम बुद्ध है? किस नाटक का जो है ना छिपा हुआ जो नायक है वो गौतम बुद्ध है? वह लहरों के राजहंस नाटक था, जिसका प्रच्छन्न नाटक का, याद रखना साथियों, प्रच्छन्न शब्द पूछा जा सकता है, छिपा हुआ, ठीक है। 13 नंबर का है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों का राजहंस। रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से चंद्रगुप्त, रक्षाबंधन, नहुस, लहरों के राजहंस, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है साथियों? लहरों का राजहंस इनमें से बेस्ट नाटक रहेगा। चलिए 14 नंबर पर आ जाते हैं। 40 नंबर का क्या कहता है प्रश्न? ये कहता है साथियों, नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? स्कंदगुप्त। साथियों यार ये तो 100% इसका स्कंदगुप्त तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का, बिल्कुल सही है। अब आधे अधूरे तो यार आप सबको पता है ना, मोहन राकेश का है, ये तो मोहन राकेश का ही तो है। तो इस तरह के प्रश्न तो हम 100% कर देंगे, कोई भी समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ युग्म अशुद्ध है, तो सुरेंद्र वर्मा यहाँ पर नहीं है, तो यही अशुद्ध है। लहरों के राजहंस तो मोहन राकेश ने लिखा है। तो ऐसे प्रश्नों में कोई समस्या हमें नहीं आनी चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्रों, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में रही थी? नाटककार के अतिरिक्त किस रूप में हिंदी साहित्य में पहचान रही? कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। तो साथियों जो मोहन राकेश थे वो नई कहानी आंदोलन के बहुत 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 तगड़े जो है राइटर रहे हैं, बहुत तगड़े कवि रहे हैं, बहुत तगड़े नाटककार रहे हैं, बहुत तगड़े कहानीकार रहे हैं, बहुत तगड़े उपन्यासकार रहे हैं। तो नई कहानी आंदोलन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगला प्रश्न है साथियों 16 नंबर का प्रश्न आता है, और वो क्या कहता है, प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित होता है साथियों? तो वो नाटक है यहाँ पर लहरों का राजहंस, तो पहला वाला। 17 नंबर है, देवी सुंदरी ने देवी यशोधरा के प्रवज्ञा ग्रहण करने के अवसर पर किस उत्सव का आयोजन किया था? तो वो उत्सव कौन सा था? कामो उत्सव का आयोजन किया था। कर लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 18 नंबर का प्रश्न आता है, और क्या कहता है देखो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आता है, देखो, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं के वेश धारण कर रखा, इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? जब देवी यशोधरा इसमें भाग नहीं लेगी, जब आम के वृक्षों के पत्ते झड़ गए, जब कपिल वस्तु में बुद्ध का प्रभाव प्रबल था। तो साथियों इसका मतलब ये है, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है, ये उत्साह दूधफेन का उबाल है, दूधफेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। इस पंक्ति में किसके उत्साह को दूधफेन के उबाल के समान बताया गया है? वो है कपिल वस्तु के लोगों का, कपिल वस्तु के लोगों की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, श्यामांग ने किस पर पत्थर फेंके थे? कमल ताल पर, राजहंसों पर, पक्षियों पर और डरावनी छाया पर। किस पर पत्थर फेंके थे? डरावनी छाया पर पत्थर फेंके थे। देवी सुंदरी 21 नंबर, देवी सुंदरी ने श्यामांग को कहाँ उतारने का आदेश दिया था? कमल ताल में, रनिवास में, दक्षिण के अंधकूप में, राजमहल में। कहाँ उतारने का आदेश दिया था? दक्षिण के अंधकूप में। देवी सुंदरी ने श्यामांग को कहाँ उतारने का आदेश दिया था? श्यामांग को कहाँ पर? दक्षिण के अंधकूप में। इसके बाद में 22 नंबर का प्रश्न है, डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही न हो, ये कथन किसने किससे कहा था? ये कथन सुंदरी ने कहा था साथियों। किससे? नंद से कहा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और अगला प्रश्न है, देवी यशोधरा ने नंद को भवन में क्यों बुलाया? देवी यशोधरा ने नंद को भवन में क्यों बुलाया था? अपने अंतर्द्वंद को दूर करने के लिए,
अंतिम बार भवन में अपने सब बांधुओं से मिलने के लिए, अंतिम बार भवन में सब बांधुओं से मिलने के लिए बुलाया था, तो ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, काम उत्सव से पूर्व नंद किससे मिलने गए थे? तो काम उत्सव से पूर्व नंद जो है साथियों सोमदत्त से और विशाख देव से मिलने के लिए गए थे। इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना भाई। काम उत्सव से पूर्व जो है नंद किससे मिलने गए थे? सोमदत्त से और विशाख देव से मिलने के लिए गए थे। 25 नंबर का प्रश्न है, काम उत्सव में आने वाले प्रथम अतिथि कौन हैं? आर्य मैत्रेय। आर्य मैत्रेय जो है प्रथम अतिथि उसमें रहे थे साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। 25 नंबर का प्रश्न के बाद में आते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। और 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखो 26 नंबर का प्रश्न कहता है, कामोत्सव को लेखक ने किसका उत्सव कहा है? कामना का, आनंद का, प्रणय का और श्रृंगार का। किसका उत्सव कहा है साथियों? आप सबको पता है कि कामना का ही उत्सव इसको कहा जाएगा, क्योंकि नाम ही क्या है उसका? काम उत्सव है। 27 नंबर का प्रश्न है, सुलझा लेने दो नहीं तो अपने हाथों का मैं क्या करूँगा, कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं, इन लहरों पर से ये छाया हटा दो, मुझसे ये छाया नहीं ओढ़ी जाती। ये कथन किसका रहा है? ये कथन साथियों श्यामांग का रहा है। किसका कथन है? श्यामांग का कथन है मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 28 नंबर का प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न देखो, वहाँ पड़ा हुआ वह कल कैसा लग रहा था और न जाने क्यों इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके मनोभाव को व्यक्त करती है साथियों? ये नंद के ही मनोभाव को व्यक्त कर रही है। बहुत तगड़ी बात है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना भाई। वहाँ पड़ा हुआ वह कल और कैसा लग रहा था और न जाने क्यों इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव सा। प्रस्तुत पंक्तियां जो है किसके मनोभाव को व्यक्त कर रही है? ये मनोभाव को व्यक्त कर रही है नंद के मनोभाव। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये दो भागों में बटा हुआ सीमंत, खंडित मस्तक, खंडित चेहरा, इस पंक्ति का सांकेतिक अर्थ यहाँ पर क्या होगा? सुंदरी के खंडित अहम की बात इसमें की गई है साथियों। ठीक है, बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, इनको ढंग से कर लेना, चाहे वीडियो को 2 बार 10 बार देखना पड़े। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में 30वें नंबर का प्रश्न, अब लगता है कि केस काटकर उन्होंने मुझे बहुत अकेला कर दिया है, घर से और अपने आप से भी अकेला। इस पंक्ति में केस काटने का प्रतीकार्थ क्या है? नंद के पहचान के खोने का प्रतीकार्थ है। क्या प्रतीकार्थ है? नंद के खोने, नंद के पहचान के खोने की बात यहाँ पर की जा रही है। 31 नंबर का, वहाँ वह सूना कमलताल, यहाँ कक्ष का ये सूनापन लगता है, आज घर अपना घर नहीं रहा। ये कथन किसका है साथियों? कितनी अच्छी बात है, नंद का ही कथन है मित्रों। तो ये केस काटने वाली बात तो नंद के पहचान के खोने वाली बात का आशय है, और ये जो कथन है ये वो नंद का ही कथन है। वो वैसे भी दिख रहा है, आसानी से पता लग रहा है उसमें कि नंद का ही कथन है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों इसी क्रम में, और यही क्रम अगर रहा तो मज़ा आ जाएगा मित्रों। 32 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, और ज़बरदस्त प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है भाई। लगता है अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है, ऐसे किसी से जिसके पास लड़ने के लिए भुजाएं नहीं हैं। इस पंक्ति में किससे लड़ने की ओर संकेत किया गया है? अपनी चेतना से लड़ने की ओर संकेत यहाँ पर किया गया है। एक बार इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग भी अच्छे से निहार लेना, देख लेना, आंसर इसका यही निकलेगा। 33 नंबर का प्रश्न, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच मेरी चेतना को एक प्रश्न चिन्ह, केवल एक प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ दिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से नंद की किस समस्या की ओर संकेतित किया गया है? इसमें खोई हुई पहचान की बात है और अंतर्द्वंद की बात है, दोनों ही बातें इसमें राइट है साथियों। इसका मतलब अ और ब, स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके पहचान भी खो गई और वो अंतर्द्वंद में जी रहा है, तो यही ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और अगला प्रश्न आता है 34 नंबर का प्रश्न। देखो
34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में प्रयुक्त प्रतीकों की दृष्टि से असंगत यानी कि गलत युग्म कौन सा है। राजहंस नंद का बिल्कुल राइट है। लहरें साथियों द्वंद्व का नहीं प्रतीक है, लहरें द्वंद्व का प्रतीक नहीं है। चलिए मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बताना कि ये जो है किसका प्रतीक है, लहरें। सुंदरी प्रवृत्ति का है, श्यामांग नंद का द्वंद्व, ये भी कंप्लीट है साथियों, ये लहरें इसका प्रतीक नहीं है। 35 नंबर की बात करेंगे, सुंदरी की मुख्य सेविका का क्या नाम था, तो सुंदरी की मुख्य सेविका का नाम क्या था, अलका। 36 नंबर, काम उत्सव में मदिरा और खान पान की व्यवस्था का कार्य किसे सौंपा गया था, तो साथियों ये सारा कार्य जो है शशांक को सौंपा गया था मेरे हिसाब से, तो बाकी आप बताना फिर मुझे कि किसको सौंपा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न आता है और ये प्रश्न क्या कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में प्रधान राज कर्मचारी कौन है, मैत्रेय, अलका या फिर शशांक या श्वेतांग, तो कौन था प्रधान, कौन था इसमें, श्वेतांग था। लहरों के राजहंस नाटक किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान करता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का या फिर सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच द्वंद्व का, तो ये तो वैसे ही पता लग रहा है भाई उनके बीच में द्वंद्व चल रहा था, तो स ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कोई संशय वाली बात इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर का प्रश्न आता है और क्या कहता है, देखो लहरों के राजहंस नाटक का शीर्षक कैसा है, तो इसका जो शीर्षक है वह प्रतीकात्मक है, एक दूसरे को प्रतीक दिया है ना अपने, ये इसका प्रतीक है इसका प्रतीक, तो प्रतीकात्मक है। 40, लहरों के राजहंस नाटक के किस अंक में काम उत्सव के आयोजन का वर्णन है, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में। साथियों काम उत्सव का आयोजन तो उन्होंने पहले अंक में किया था और मैंने आपको बोला भी था कि इससे पहले 2 वीडियो जब आप पढ़ो तो उनको ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ने वाले अच्छी तरह से बार बार पढ़ने वाले के आंसर राइट होंगे, ऐसे क्वेश्चनों के हर किसी के राइट नहीं होंगे। तो काम उत्सव वाली जो बात है वो उसका आयोजन प्रथम अंक में ही बताया गया था। 41, काम उत्सव का पहला और अंतिम अतिथि कौन था, काम उत्सव का पहला और अंतिम जो अतिथि था वो कौन था साथियों, मैत्रेय ही था, पहला भी यही था और अंतिम भी यही था, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से याद कर लेना है। 42 नंबर का ऑप्शन आता है और क्वेश्चन आता है और क्या कहता है, 42 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोचकर खेद होता हो कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी, ये कथन किससे किसने कहा था, तो ये कथन जो है अलका ने सुंदरी से कहा था मेरे अनुसार, तो बाकी आप बताना ये कथन जो है अलका ने किससे कहा, सुंदरी से कहा था, ढंग से देख लेना इसको। 43 नंबर का प्रश्न है, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या अकारण ही था या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे। सुंदरी के इस कथन से नंद की किस मनोदशा को इंगित किया गया है, सुंदरी के प्रति मोह, वैराग्य, अपराध बोध या अन्य मनस्ता की बात की जा रही है, क्योंकि वो दूसरी बात को सोच रहा था। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है यार, मज़ा आ गया प्रश्नों को पढ़ते हुए, मज़ा आ गया प्रश्नों को हल करते हुए, क्या बात है यार, आप लोग भी इन्हें ढंग से पढ़िएगा भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, सोच लेना। 44 नंबर का प्रश्न है, सुंदरी ने श्यामांग को क्या दंड दिया था, सुंदरी ने श्यामांग को दक्षिण के अंधकूप में उतार देने का दंड दिया था। 45, नंद को किस बात का अपराध बोध था, तो तथागत का बिना भिक्षा लिए द्वार से लौट जाने का, ये वाली बात थी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 46 नंबर का प्रश्न आता है और 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखो कौन है दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है, ये कथन किसने किससे कहा था, ये कथन किसने किससे कहा था, सुंदरी ने अलका से कहा, अलका ने सुंदरी से, सुंदरी ने नंद से या नंद ने स्वयं से, नंद ने स्वयं से कहा था। कौन है दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है, ये कथन किसने किससे कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयं ने स्वयं से कहा, नंद ने स्वयं से कहा था। 47 नंबर का प्रश्न, मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है क्योंकि तुमसे न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है, ये कथन किसने किससे कहा, ये कथन श्यामांग ने श्वेतांग से कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। कथन मैंने आपको सारे कथन पढ़ाए थे, एक एक कथन मैंने आपको बता दिए, उन कथनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे, सोच लेना भाई, ये बात का ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है और अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न।
देखो 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है आखेट से लौटने पर नंद थका सा महसूस क्यों कर रहा था। क्यों कर रहा था? मृग का बहुत दूर तक पीछा करने के कारण, प्यास के कारण मृग उनके बाण से नहीं बल्कि अपनी ही क्लांति से मर गया था। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने भाई, ठीक है। तो स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, एक भी नहीं छोड़ना, आपको मैं पहले बता देता हूँ, छोड़ोगे तो मामला गड़बड़ है। बार बार देखना वीडियो को। 49, मुझसे पूछना चाहते हो परंतु जो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। ये कथन किसका है? ये कथन आनंद का है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग जो है ना, इसको गौतम या श्यामांग या सुंदरी लगाओगे, आनंद लगाओगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मुझसे पूछना चाहते हो परंतु जो व्यक्ति किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम नंद है। ये कथन किसने कहा? आनंद ने कहा। 50 नंबर का प्रश्न है, यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता परंतु मानवी तुम नहीं हो। ये कथन किसने कहा था? ये कथन नंद ने किसने कहा था? सुंदरी से कहा था साथियों। बहुत बढ़िया प्यारा प्रश्न है, मज़ा आ गया इन प्रश्नों को आप लोगों को बताते हुए, और आप लोगों को भी मज़ा ही आएगा साथियों, इसलिए एक बार कमेंट जरूर करना साथियों। देखो अगला प्रश्न आता है, 51 नंबर का प्रश्न है, परंतु जब नंद का मुंडित मस्तक देखती है तो उसका अहंकार खंड खंड हो जाता है। किसका अहंकार खंड खंड हो गया था? सुंदरी का अहंकार खंड खंड हो गया था, ठीक है। 52 नंबर, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? इस कथन में किसका और क्या भाव निहित है? इस कथन में सुंदरी का अंतर्द्वंद चल रहा है साथियों। यहाँ पर इस कथन में सुंदरी का क्या चल रहा है? अंतर्द्वंद चल रहा है। तो इसको ढंग से पढ़ लेना भैया, ढंग से पढ़ लेना रे 52 नंबर के प्रश्न को। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 53 नंबर का प्रश्न कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को नंद के मन के भटकाव की चीख के रूप में प्रस्तुत किया गया है? वो था श्यामांग। कौन था? श्यामांग। दोनों की स्थिति एक जैसी थी इसलिए इसको बताया गया है। 54, प्रतीक्षा कर रही होती तो माथे का बिंदु सूख जाने न देती। इस कथन में सुंदरी का कौन सा मनोभाव अभिव्यक्त हुआ है? इस कथन में साथियों उसका शोभ वाला, दुख वाला मनोभाव व्यक्त हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 55 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, और 55 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो, लहरों के राजहंस नाटक किस दर्शन पर ध्यान आकर्षित करता है? तो यहाँ पर सबको पता है बौद्ध दर्शन की बात उसके अंदर थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 56 नंबर, क्योंकि मैं ये भी हूँ और वह भी, इनमें से कोई एक नहीं हूँ। ये किसने किससे अपने अंतर्द्वंद के रूप में कहा था? नंद ने सुंदरी से कहा था साथियों। किसने कहा था? नंद ने सुंदरी से कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर का प्रश्न, मोहन राकेश का नाटक के अलावा हिंदी साहित्य की किस अन्य विधा में भी विशेष योगदान रहा था? कहानी के रूप में भी मोहन राकेश का विशेष योगदान रहा था। तो स ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 57 नंबर का प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। 58 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 58 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। ये कथन किसका है? उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। ये कथन किसका है साथियों? ये कथन जो है नंद का कथन है। इसमें आप सुंदरी लगा के आओगे, मुझे पता है 100% इस क्वेश्चन में सुंदरी लगाओगे। उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। ये कथन किसका है? नंद का कथन है। इसको ढंग से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ये वीआईपी प्रश्न है, ठीक है। और फिर अगर गलत है तो आप बताना भाई। 50 नंबर 59, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन, इस कथन से सुंदरी ने किस पर कटाक्ष किया है? यशोधरा पर। किसके ऊपर कटाक्ष किया था? यशोधरा के ऊपर कटाक्ष किया था इस कथन से, ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
आगे 60वें नंबर का प्रश्न आता है और 60 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, उनके, अंडरलाइन हो रही है, उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। इस कथन में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो आप लोग 2 बार, पहले तो किसने कहा, ये किसने कहा, नंद ने। किसके मनोभाव है, नंद के, लेकिन किसके लिए, तथागत के, तथागत की बात है। 61 लहरों के राजहंस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है। क्या रहा है इसका प्रतिपाद्य, राग विराग एवं श्रेय प्रिय की अभिव्यक्ति रहा है इसका प्रतिपाद्य। इसका आशय, इसका अर्थ, इसका भाव क्या रहा है, राग विराग एवं श्रेय और प्रेय की अभिव्यक्ति की बात इसमें की गई है। 62 नंबर मोहन राकेश रचित नाटक कौन सा इनमें से नहीं है। आषाढ़ का एक दिन है, बिल्कुल। लहरों के राजहंस भी है, आधे अधूरे भी है, और यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने कौन सा नाटक लिखा था, आषाढ़ का एक दिन। दूसरा इन्होंने लहरों के राजहंस, तीसरा इन्होंने ये, और फिर पैरों तले जमीन, ये चौथा इन्होंने नाटक लिखा था साथ में। लेकिन युग युग क्रांति इनका नाटक नहीं है। ठीक है, 62 नंबर के प्रश्न के बाद में चलते हैं 63 नंबर के प्रश्न की ओर। और 63 नंबर का प्रश्न ये रहा, 10 करोड़ का प्रश्न है भाई। ठीक है ना, 10 करोड़ का प्रश्न है ये। हाँ देखो, निम्न कृतियों में रचना वर्ष असुमेलित बताओ, कौन सा है। लहरों के राजहंस 1963 सही है, ये तो बिल्कुल। आधे अधूरे 1969, ठीक है। तो आषाढ़ का एक दिन 1957 नहीं है, इसका आंसर आप ढूंढना। आषाढ़ का एक दिन मैंने पढ़ा दिया सब कुछ आप लोगों को, ठीक है, बताना मेरे को। 64 नंबर मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस की विषय वस्तु किससे ली गई है। ये तो सिंपल सा है, अश्वघोष के शोधरानंद से इसकी विषय वस्तु को लिया गया है। आसानी से कर सकते हो ना इन प्रश्नों को, कोई समस्या तो है ही। ये तो सिंपल प्रश्न है यार, पढ़ा दिया सब कुछ, अब तो सिंपल ही लगेगा ना। दो लेक्चर में आपने जो है लहरों के राजहंस नाटक को कंप्लीट किया, फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता। और ये केवल कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर ही होता है, विश्वास करना मेरा, और लोगों को भी बताना और ज़रूर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपकी इच्छा यार, फिर वो तो बताना नहीं बताना, मैं तो मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए, लहरों के राजहंस नाटक में किस द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इसमें ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रोमांस के बीच का द्वंद्व है, ये तीनों ही हैं इसमें तो। 66 अश्वघोष का शोधरानंद नाटक जो लहरों के राजहंस नाटक के विषय वस्तु का आधार है, किस भाषा का ग्रंथ था साथियों। संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, अश्वघोष का था, संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। ये तो आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 67 नंबर का प्रश्न है। देखो, लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु क्या थी। सांसारिकता, आध्यात्मिकता के चुनाव की विषय वस्तु थी। अभी अभी ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया था, तो ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 लहरों के राजहंस नाटक में लेखक ने कल्पित पात्रों का भी संयोजन किया है। निम्न में से कौन सा पात्र इसमें नहीं है। तो कौन सा पात्र नहीं है, अलका तो है भैया, इसमें श्यामांग भी है, दीक्षा भी है, लेकिन ये नहीं है, दीपा इसमें नहीं है। ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर साथियों, मोहन राकेश का अगला आता है। देखो 69 नंबर का प्रश्न है, मोहन राकेश और प्रसाद के नाटकों में क्या असमानता है। क्या असमानता थी, रंगमंचनीयता की असमानता थी। दोनों में असमानता यही थी, क्योंकि देखो जयशंकर प्रसाद भी नाटक के बहुत बड़े राइटर रहे हैं, मोहन राकेश भी रहे हैं, तो दोनों में असमानता का कारण था रंगमंचनीयता, ठीक है। 70 नंबर लहरों के राजहंस में मुख्य स्त्री और पुरुष पात्र कौन थे। ये तो आप कर ही सकते हो, नंद और सुंदरी थे। कौन थे, नंद और सुंदरी। सुंदरी कौन थी साथियों, नंद की पत्नी का नाम क्या था, सुंदरी था। तो स ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो तुम ऐसे ही कर दोगे, और ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूँ मत बोलो कि नहीं आ सकते। 72 नंबर का प्रश्न है, नंद की पत्नी सुंदरी काम उत्सव का आयोजन क्यों करती है। काम उत्सव का आयोजन क्यों करती है साथियों, वो क्यों करती है भाई, संन्यास का खंडन और काम का मंडन करने के लिए। संन्यास का खंडन और काम का मंडन करने के लिए वो काम उत्सव का आयोजन यहाँ पर करवाती है। तो 72 नंबर के प्रश्न के बाद में चलते हैं 73 नंबर के प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके 73 नंबर का प्रश्न। तो देखो यहाँ पर 73 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में पात्रों के द्वंद्व का चित्रण भी दर्शाया गया है।
कौन सा पात्र संन्यास और संसार को चुनने में अनिर्णय की स्थिति में रहता है? बहुत सिंपल सा आंसर है नंद। इस अनिर्णय की स्थिति में कौन बना रहता है? नंदी बना रहता है, द्वंद्व चलता रहता है उसके लिए। ठीक है, 74 नंबर का प्रश्न है, नंद की पत्नी सुंदरी ने काम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया था? सबको पता है कपिल वस्तु में किया था, बौद्ध मठ में किया था, अपने घर में, अपने उद्यान में। कहाँ पर किया था उसने? तो यहाँ पर वो नहीं दिया भैया, तो उसने अपने उद्यान में ही किया था। इसका आंसर ये है। ठीक है, कर लोगे? चले अगला देखते हैं। यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 75 नंबर का प्रश्न ये देखो, लहरों के राजहंस नाटक का पात्र नंद कौन था? तो नंद यहाँ पर बुद्ध के सौतेले भाई। नंद यहाँ पर कौन थे? बुद्ध के सौतेले भाई थे। 76, नाटक में श्रृंगार करते समय दर्पण का टूटना, कमल ताल से ढोलती डोलती बुद्ध की प्रतिमा किसका प्रतीक है? यहाँ पर साथियों अस्थिर चित्त का प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थिर चित्त का प्रतीक है। 77 नंबर का प्रश्न है, नाटक में श्रृंगार करते समय दर्पण का टूटना, कमल ताल से डोलती बुद्ध की प्रतिमा किसके अस्थिर चित्त का प्रतीक है साथियों? तो ये नंद के अस्थिर चित्त का प्रश्न है। देखो यार, दोनों प्रश्न बहुत तगड़े बना दिए ना, पहले उसका नाम दे दिया, फिर उसके बारे में दे दिया। दोनों प्रश्न बहुत तगड़े हैं भाई। ठीक है ना, ये इनको ध्यान रखना। 78 नंबर के प्रश्न को बात करेंगे। 78 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, और 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बुद्धम शरणम गच्छामि वाक्य किस नाटक में लिखा गया था? तो लहरों के राजहंस नाटक में लिखा गया था साथियों। यशोधरा ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी? तो यशोधरा ने संन्यास की जो दीक्षा है साथियों, वो नंद से ली थी। किससे ली थी उसने? नंद से ली थी। 80 नंबर का प्रश्न है, काम उत्सव काम का उत्सव है, ये कथन किसका है? ये कथन जो है सुंदरी का कथन है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 81 नंबर का प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत तगड़े प्रश्न है, स्पीड के साथ मैं करता हूँ काम, क्योंकि टाइम खराब मुझे करना आता ही नहीं है। मतलब मैं टाइम ख़राब करूँगा आपका, मेरा अधिकार ही नहीं है आप लोगों का टाइम ख़राब करना यार। मेरा अधिकार है क्या? समय कोई के बाप का गुलाम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। समय निकल गया ना ज़िंदगी में तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए समय की कदर करो और मेहनत करो और समय के साथ चलो। समय अगर बदलता है तो समय के साथ बदलो, समय अगर बिगड़ता है तो समय के साथ तुम भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि समय बिगड़ रहा है तो हम सोच के बैठ जाएं कब सुधरेगा कब सुधरेगा, ये काम नहीं करना है। हमें समय का इंतजार नहीं करना, जो समय है उसमें अपने जीवन को सुधारने की पूरी कोशिश करना है और आगे बढ़ना है, लेके बैठे नहीं रहना है। समझ गए बात को? तो ढंग से पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरे ऊपर विश्वास करना साथियों। और जो जिन को स्टूडेंट को ये वीडियो मिले, मैं फिर कह रहा हूँ, जो कोर्स मैंने लॉन्च किया है ना, आपकी ज़िंदगी संवार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बड़े बड़े जो आप कोचिंगों पर जा रहे हो ना, जिन चीज़ों के लिए जहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हो ना, आप अलग अलग जगह पर रह करके, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, एक बार विश्वास करना, मेरा गारंटी दे रहा हूँ आपको, अगर आपकी ज़िंदगी इसी जगह पर नहीं संवार दो तो। मैंने कोर्स भी मात्र एक नाम मात्र फीस में 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये कोर्स के आप लोगों को पता है कि दिए जाते हैं। मैंने मात्र 1,000 रुपये फीस रखी है कोर्स के। आप सोचो, टेस्ट सीरीज़ की 250 रुपये फीस रखी है, 51 रुपये टेस्ट सीरीज़ की फीस रखी है। बताओ आप, ये कौन रखता है भाई? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मित्रों निश्चित रूप से हर चीज़ को फॉलो करना, जो मैं कहूँ जैसे करना साथियों। मैं वादा करता हूँ आपको सक्सेस तक पहुँचाऊँगा। आपको भी खुद को लगता होगा कि सर बहुत मेहनत करते हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर दिल से आप बहुत मेहनत करते हो। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न आता है। और 81 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? देखो यहाँ पर, फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता है था? ये कथन किसने किससे कहा? इतने प्रश्न कोई करा ही नहीं सकता, मैं गारंटी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मैंने कितने सिस्टम से आप लोगों को पढ़ाया। पहले तो मैंने पूरा पढ़ाया है आप लोगों को, फिर उनके कथन, उनके अंक, उनके किस में क्या क्या है, पहले उस राइटर के बारे में सब कुछ बताया है, उसके बाद में क्वेश्चन करा रहा हूँ। इतना सिस्टम से कहीं मिल जाए, गारंटी है मेरी। हर कोई जो है ना बैठा हुआ है लूटने के लिए, इसलिए साथियों दिल से बता रहा हूँ, दिल से ये बात मानना मेरी। मैं ऐसे फेंकलॉजी नहीं करता हूँ, दिल से काम करता हूँ और दिल से स्टूडेंट के लिए जीता हूँ मैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, और ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज या कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करना। सक्सेस मैं दिलाऊंगा। कैसे सक्सेस नहीं होते, ऐसे सक्सेस होंगे, देखना खुद आप। ठीक है,
फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता है? ये कथन किसने किससे कहा था? ये कथन जो है साथियों सुंदरी ने अलका से कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इस प्रश्न को। 82 नंबर का प्रश्न, लहरों के राजहंस किस विधा की कृति है? ये एक नाटक है यार, ये तो सिंपल सा आंसर है। अगला, लहरों के राजहंस नाटक के नायक कौन है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके नायक नंद है। कर सकते हो ना, इनको तो कोई दोहरा ही नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखो हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आएंगे यार, सिंपल क्वेश्चन भी तो आएंगे ना। क्वेश्चन तो जो बनेंगे वही तो क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप क्यों डरते हो इस बात से? ठीक है, देखो आगे, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है? तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सारे लिखे गए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85, लहरों के राजहंस नाटक की नायिका कौन है? तो वो कौन थी? सुंदरी थी। 86, लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु कौन सी है? ऐतिहासिक भी थी, आध्यात्मिक थी और रोमांस भी थी। ये तीनों बातें याद कर लेना। लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु कौन सी रही है? ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, रोमांस, तीनों ही लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु रही है साथियों। दिल लगा दिया मैंने आप लोगों के लिए, जान लगा दिया आप लोगों के लिए, लेकिन सक्सेस करा के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बस जुड़ना साथियों, प्यार और मोहब्बत के साथ। निश्चित रूप से इस चैनल को, कोटा ऑनलाइन क्लासेज के चैनल को आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, बस आगे बढ़ाना है। देखिए आगे साथियों, और ये रहा साथियों आपका 87 नंबर का प्रश्न। ये रहा 87 नंबर का प्रश्न। देखो ये 87 नंबर का प्रश्न है, आप अपने उद्वेग का कारण वास्तव में मैं ही हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती, ये कथन किसका है? ये कथन सुंदरी का कथन है। इसको तो कोई भी कर देगा, आसान है। अगला 88, किससे भयभीत होकर श्यामांग पत्थर फेंकता है? वो छाया से भयभीत होकर पत्थर फेंकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है शोधरानंद नामक संस्कृत नाटक के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे भैया, याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं, कर लोगे इसको तो आप लोग। 90 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे, और 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है साथियों? लहरों के राजहंस नाटक की विषय वस्तु का संबंध किस स्थान से है? तो कपिल वस्तु नामक स्थान से है। 91, मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ, मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और स्वयं को ढकने के लिए उसके पास आवरण नहीं है, ये कथन किसका है? ये कथन साथियों किसका है? नंद का कथन है। और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये आया हुआ प्रश्न है 2012 की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। ठीक है, आगे 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है, और 92 नंबर का प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखो ये कहता है, लहरों के राजहंस नाटक में किस पात्र को जौहर पीड़ित दिखाया गया है? किसको दिखाया गया है? जौहर पीड़ित श्यामांग को दिखाया गया है। किसको? श्यामांग को। 93, सौंदर्य गर्विता सुंदरी का गर्व कब चूर चूर हो जाता है? नंद के बौद्ध भिक्षु के रूप में सामने आने पर साथियों, यहाँ पर अ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। ठीक है, 94 नंबर के प्रश्न की ओर बात करेंगे। 94 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित हैं? बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रूप से नंद आकर्षित हैं। यहाँ पर स ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न अपना क्या कहता है? ये रहा 95 नंबर का प्रश्न। आप लोगों के लिए 95 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। देखो, जब अलका ये समाचार लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे और भिक्षा याचना के बाद बिना भिक्षा लौट गए, तब नंद कहाँ था? तो नंद सुंदरी के श्रृंगार में क्या था? वो व्यस्त हो रहा था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, और अगला प्रश्न क्या कहता है? देखो अगला प्रश्न 96 नंबर का प्रश्न है। 96 नंबर का प्रश्न है, स्थान के अतिरिक्त भी कुछ हैं यहाँ ये नहीं देख पा रहे, उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, ये कथन किसका है? ये कथन साथियों नंद का कथन है। किसका कथन है? नंद का। सुंदरी की आकाठ्य मान्यता क्या है? सुंदरी की जो आकाठ्य मान्यता है वह सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है। वह मानती है कि मधुर वाणी से हर व्यक्ति को मोहवास में बांधा जा सकता है। वह मानती है कि श्रेष्ठ गुणों द्वारा दूसरों को आकर्षित किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर
ऑप्शन राइट होगा। वह सौंदर्य को आकर्षण का चरम बिंदु मानती है कि इससे सब कुछ मोहित हो सकता है, इससे सब कुछ लोगों को बदला जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर 97 में ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 98 नंबर का प्रश्न है और ये 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई। मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन है। 99 नंबर, कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी निर्वाण और अमृतत्व की बात कहें। ये कथन किसका है साथियों? तो ये कथन साथियों सुंदरी का कथन है। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी निर्वाण और अमृतत्व की बात कहे, ये कथन सुंदरी ने कहा है। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है, सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं। नंद के इन विचारों में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? बहुत प्यारा प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न, बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों। मैं नहीं हूँ, अरे वाह क्या प्रश्न है यार, 100 नंबर के प्रश्न को मज़ा आ गया साथियों। वैराग्य की बात, इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? वैराग्य का भाव व्यक्त हुआ है। 102 नंबर का प्रश्न, मोहन राकेश किस युग के नाटककार थे? तो मोहन राकेश आप सबको पता है प्रसादोत्तर यानी कि जयशंकर प्रसाद के बाद वाला, यानी कि प्रसादोत्तर नाटक के उसी के अंदर उतरा हुआ युग, यानी कि बाद वाली बात है। 103, मोहन राकेश ने सर्वप्रथम साहित्य की किस विधा में लिखना आरंभ किया था साथियों? तो कहानी में। सबसे पहले उन्होंने नाटक नहीं लिखे थे, सबसे पहले उन्होंने कहानी विधा में लिखना आरंभ किया था साथियों। तो ये याद रखना, मोहन राकेश ने सबसे पहले किस में लिखना आरंभ किया था? कहानी में। 104 नंबर का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, देखो 104 नंबर, और किसी को पहचानने में मैं भूल कर सकती हूँ पर उन्हें पहचानने में नहीं, यहाँ उन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए, बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर बताना यार आप लोग, ठीक है ना? ये आंसर थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसका आंसर जरूर बताना, क्या यही आंसर है क्या? ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताना मुझे कि ये आंसर इसका राइट है क्या। मुझे तो इसमें जो लग रहा है ना, गौतम बुद्ध के लिए, वैसे बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए ही आना चाहिए, वाला ही आना चाहिए, लेकिन बताना सही है क्या। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 105 नंबर का प्रश्न है, देखो, जब सुंदरी द्वारा काम उत्सव का आयोजन किया जा रहा था तब यशोधरा क्या निर्णय कर रही थी? जब सुंदरी द्वारा काम उत्सव का आयोजन किया जा रहा था तब यशोधरा क्या निर्णय कर रही थी? वो कर रही थी बौद्ध भिक्षुणी के रूप में दीक्षा लेने का निर्णय कर रही थी। 106, संगीत नाटक अकादमी ने मोहन राकेश को 1959 ईस्वी में किस कृति के लिए पुरस्कृत किया था? आषाढ़ का एक दिन कृति के लिए इसको पुरस्कृत किया था साथियों। 107, लहरों के राजहंस पहली बार कब प्रकाशित हुआ था साथियों? 1963 में। लहरों का राजहंस जो नाटक है पहली बार कब प्रकाशित हुआ? 1963 में प्रकाशित हुआ था। प्लीज़ आप इसको याद रखना, कब प्रकाशित हुआ था? 1963 में प्रकाशित हुआ था साथियों। फिर देखो, लहरों का राजहंस अंतिम बार कब प्रकाशित हुआ था साथियों? 1968 में। पहली बार 1963 में, फिर 1968 में अंतिम बार। काम उत्सव का आयोजन कौन करवा रहा था? तो काम उत्सव का आयोजन सुंदरी करवा रही थी। 109, लहरों के राजहंस नाटक कितने अंकों में विभाजित हैं? सबको पता है 3 अंकों में विभाजित हैं। 110, लहरों के राजहंस नाटक में कितने दृश्यबंध नाटक है? तो ये नाटक साथियों कितने दृश्यबंध नाटक है? लहरों के राजहंस नाटक में कितने दृश्यबंध हैं? तो मेरे हिसाब से तो 1 है, बाकी मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग इसका आंसर दोगे मुझे। 111 नंबर का, अलका किससे प्रेम करती थी? तो अलका यहाँ श्यामांग से प्रेम करती थी। किससे करती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलका किससे प्रेम करती थी? श्यामांग से अलका यहाँ पर प्रेम करती थी साथियों। तो मित्रों, ये पूरे के पूरे 111 प्रश्न आप लोगों की झोली में मैंने डाल दिए हैं और आप लोग निश्चित रूप से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। मैंने आप लोगों को मित्रों आपको बता दूं, सबसे पहले राइटर के बारे में, मोहन राकेश के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए आप लोगों को इस नाटक के, उसके बाद में तीनों अंक में क्या क्या है उसके महत्वपूर्ण तथ्य बताए पूरे, उसके बाद में तीनों अंकों में कौन कौन सी स्टोरी है फिर वो मैंने आप लोगों को बताए। उसके बाद में आप लोगों को मैंने इसके जितने भी कथन है, किसने किसको कहा, किसके लिए कहा, कौन से कथन का क्या भाव है, ये सारे मैंने कथन आप लोगों को बताए। उसके बाद में फिर मैंने आपको इस
नाटक से मोहन राकेश नाटक, मोहन राकेश जो राजहंस, लहरों के राजहंस जो नाटक है मोहन राकेश का साथियों, फिर उसके 111 प्रश्न आप लोगों को मैंने यहाँ पर करवाए हैं। शायद आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से आप जुड़िएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।